अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। वालेकुम सलाम। फेमिना, आज आप लोगों को क्विज तो नहीं है? नो सर, आज तो नहीं है। चले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज होगा, सेकंड क्विज। सर अभी तो ओके। लास्ट क्लास में फर्स्ट क्विज दिया है। हंसा, जिस तरह आप लोगों ने बताया है कि आप लोगों की टोटल जो है वो 10 असेसमेंट होती है और आप लोगों के ऑलमोस्ट 16 वीक होते हैं। 16 वीक का मतलब है कि पहले 2 वीक में आप लोगों के कोई क्विज या फाइनल कुछ भी नहीं होता और ना ही लास्ट एक वीक में आप लोगों का फाइनल या क्विज वगैरह होता है। और इसके दरमियान जो आप लोगों का मिड होता है उसमें भी आप लोगों का क्विज या असाइनमेंट कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब है 4 वीक आप लोगों को निकल जाते हैं। बाकी आप लोगों के 12 वीक बचते हैं। 12 वीक में से 10 असेसमेंट होती हैं। अब देख लें, आप लोगों के 2 वीक बचते हैं और वो कौन से वीक हैं जिसमें आप लोगों ने क्विज या असाइनमेंट नहीं देनी। इसके अलावा हर वीक में आप लोगों ने एक क्विज या असाइनमेंट देनी होती है। अगर आप लोगों के असेसमेंट कम होती हैं इसका मतलब है कि आप लोगों की चॉइस कम हो रही है। जिस तरह आप लोगों के 8 क्विज होते हैं तो उसमें से बेस्ट 5 काउंट होते हैं। अगर आप लोगों को क्विज होते ही 5 हैं तो उसमें से मैक्सिमम आप लोगों की चॉइस एक क्विज की मिलेगी, इससे ज़्यादा की चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है सर। अदनान हसन, प्रेजेंट सर। अफरीनिश, प्रेजेंट सर। अहमद मुजतबा, प्रेजेंट सर। अली हसन, अली हसन। आपकी क्लास का CR GR। सर हुजैफा और मैं खालिद। हुजैफा और उमैर खालिद। मैं खालिद सर सर। महक वैसे खालिद। अली हसन को लास्ट क्लास में बताया था, वो आए भी थे लास्ट क्लास में, लेकिन उन्हें देखिए नहीं ये पता। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ये जो अटेंडेंस चली जाती है इसमें हम आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट अटेंडेंस होता है तो ये हमारे बस में नहीं होता है। ये आप लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास से चला जाता है। तो जिस तरह आज आप लोगों की क्लास हुई है इसके बाद जिस तरह एंड लेक्चर करते हैं तो उस कंडीशन में ये टोटल अटेंडेंस जो है वो सबमिट हो जाती है और उसके बाद इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी बताया कि आप लोगों को टोटल क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जिसमें टोटल चीज़ें ये ऐड हो रही हैं। जो आएगा वो भी यानी कि इसमें शो हो जाएगा अटेंडेंस में और जो नहीं आएगा वो भी इस अटेंडेंस में वीडियो के साथ एब्सेंट हो जाएगी। लेकिन सर और उसको अटेंडेंस का तो भी ऐड नहीं होता, टीचर को अपनी मर्जी से अगर शॉर्ट अटेंडेंस ना भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, अहमद मुश्तबा, इतना वो अब पहले वाला सिस्टम नहीं है। पहले यानी कि इस तरह टीचर की मर्जी चलती थी लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है। अगर ओके टीचर इस सर। तरह नहीं करता तो उस कंडीशन में टीचर के लिए इशू होता है।
ओके सर। अक्सा खुर्शीद, प्रेजेंट। अरफा अबरार, प्रेजेंट सर। अरसलान अली, प्रेजेंट सर। अशान अली, प्रेजेंट सर। बिलाल ताज, प्रेजेंट सर। बुशरा अशरफ, प्रेजेंट सर। फहमीना मुमताज, प्रेजेंट। फरिया शफीक, यस सर। हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा, हाफिज ज़ीशान अली, हाफिज ज़ीशान अली, हमजा अयूब, हमजा अयूब, हुमा इमरान, प्रेजेंट सर। झांजेद, झांजेद, खालिद हुसैन, यस खालिद आप ये जो क्विज का सिस्टम है या असाइनमेंट का सिस्टम है उसको मजाक समझते हैं? जी सर। ये क्विज का जो सिस्टम है इसको आप मजाक समझते हैं? नहीं नहीं सर, मैंने सीरियस लिया था। सीरियस लिया है जी जी। क्विज और असाइनमेंट? ये क्या है? खालिद हुसैन, ये आपका ही मेल है ना? जी सर। ये कौन सा टाइम है, कौन सा यानी कि ये क्विज है जो आप लोग अब जी आज सर, जो है मेरी मुझे 2 बजे में मुझे मेल कर देगा? आज मैंने आपके पास से कौन सा क्विज लिया है जो आपने मुझे 2:10 पर आज सबमिट करवाया है? नहीं नहीं सर, मैंने जो पहले किया था, मैंने कहा आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। मैंने कल किया था सर। कल भी आपकी क्लास नहीं थी, फिर नहीं कल नहीं क्यों सर, जमा आज करवाया? मैंने पहले किया था। मुझे ये आज क्यों रिसीव ये मेल की है? सर मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। मैं स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज कल जो क्विज मैंने सर, आपने कल क्विज मैंने नंबर उसी 1 दिन ही सबमिट सेंड कर करवाया, दिया था मैंने। तो मैं सर आपको दिखाता हूँ। मुझे ये चीज ना दिखाओ। जिस वक्त जो जी टाइम जी है, जो मैंने टाइम दिया हुआ है, जस्ट उसी वक्त आप लोगों को क्विज जो है वो एक्सेप्ट होगा। जी सर, ये देखो मेरे पास 2 अप्रैल का सेंड हुआ पड़ा है। तो ये गलती से सर सेंड हो गया आज। क्विज सर मेरा इसका मेनू एसिड का मेरा सर क्विज था, तो उसको भी मैं सेंड कर रहा था मैम को। जिस दिन आपका तो क्विज होगा सॉरी सर। उसी दिन अगर आप लोग सबमिट करवाओगे तो क्विज और ये असाइनमेंट जो है वो उसी वक्त आप लोगों की एक्सेप्टेबल है। असाइनमेंट में एक नहीं दिन नहीं में सर, थोड़ा मैंने बहुत रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन क्विज़ में कोई रिलैक्सेशन नहीं होती है। ये सही है सर, लेकिन ये जो क्विज है ना, मैंने सबमिट तो टाइम पे किया है। ये जी जो आज वाली मेरा ना, ये गलती से हो गया मुझसे। ये जो क्विज नंबर 1 है ना, PC2 का हमारा, जी जी जी। ये टाइम पे सबमिट है पहले। ये 2 अप्रैल को मैंने सेंड किया था। ये याद रखना खालिद, अगर 2 अप्रैल को टाइम पर आपने सबमिट नहीं करवाया तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये जो आप लोग बार बार में जब भी आपका दिल करता है मेल कर देते हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जी सर, वो सही है बात ना आपकी। 2 अप्रैल को मैंने 4:13 पर
वो मैंने नहीं देखा, मैंने आपके आज की मेल चेक की है, तो मेल में आपका ये कोई आया हुआ था, वो मैंने जो देखा आज ये की जो मेल है कोई। सर, जी सॉरी सर, वो गलती से सेंड हो गया है, मैं कल मैम को रहा था आपको। चलो ठीक है। खालिद, हंसा अहमद, प्रेजेंट। किंजा खालिद चौधरी, किंजा खालिद चौधरी, लाइबा इकबाल, Present, sir. लियाकत, Yes, sir. मैं खालिद, महक खालिद, मुबशरा यासीन, Yes, sir. Present. मोहम्मद उमर, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद बसाम, यस सर। मोहम्मद अहमद रामे, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आरिफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान वकील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शुएब, यस सर। मोहम्मद सुहैल, मोहम्मद सुहैल सईद, मोहम्मद वकास, Present, sir. मुनज़्ज़ा, सर हाफिज़ ईशान अली। मैं बाद में दोबारा से अटेंडेंस लेता हूँ। नासिर सुल्तान, प्रेजेंट सर। निदा सत्तार, Present, sir. निमरा, Present, sir. रबिया शाहिद, Present, sir. सादिया कय्यूम, Present, sir. समरा नसीर, Present, sir. शाहजेब जमान, यस सर। उसका माइक का इशू है। शाहजेब ने अटेंडेंस बोल दी। शुएब असलम, Present, sir. सैयद गौस, प्रेजेंट सर। तौकीर अहमद, प्रेजेंट सर। तौसीक हैदर, तौसीक हैदर, उस्मान सफदर, प्रेजेंट सर। वजीहा मकबूल। Present, sir. ये वो स्टूडेंट नाम सुने जो इस सेक्शन में एब्सेंट थे अटेंडेंस के वक्त, अगर वो इस वक्त मौजूद हैं तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अली हसन, सर हाफिज ईशान अली। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ले पहले। अली हसन, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, हाफिज ईशान। यस सर। हाफिज इस तरह जिस वक्त क्लास में बोलते हैं तो उस वक्त पूरी क्लास ही डिस्टर्ब होती है। आपको पता है कि मैं 2 दफ़ा इसलिए अटेंडेंस ले सर लेता वो हूँ। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हुआ इसलिए मैंने वो बोल दिया सर। मेरी बात सुन लेना आप, ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की मैं 2 दफ़ा इसलिए अटेंडेंस लेता हूँ कि अगर किसी का मिस हो जाता है या बाद में ज्वाइन करता है तो दोबारा जिस वक्त मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो उस वक्त आप लोग अटेंडेंस लगवा सकते हैं। जहांजेब प्रेजेंट है सर। हमजा अयूब, जहांजेब, प्रेजेंट सर। जहांजेब आपकी मेल आई है कि आपने PC2 लैब एंड मंथ सेक्शन रजिस्टर करना है, कौन यही सी है? सर?
PC2 की N1 लैब जो है वो आपने उसमें उस सेक्शन में लैब करनी है। जहाँ से सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मेल आई है कि आपने PC2 की N1 लैब में ऐड होना है। वो लैब सर उमर असलम के पास है, मेरे पास नहीं है। ठीक है सर, उमर असलम को मेल कर लेता हूँ। ठीक है। हमजा अयूब, किंजा खालिद चौधरी, महक खालिद, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद सुहेल सईद, तौसीक हैदर, और आज एक और मेल आई है एग्जामिनेशन की तरफ से, जिसके मुताबिक आप लोगों का मिड जो है वो होगा। आप लोगों के ऑनलाइन मार्क्स सर? नहीं, ऑन कैंपस। यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो रही है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जो है। सर कब से? अब आप लोगों की जो डेट आई है शेड्यूल के मुताबिक मिड जो होता है आपका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जामिनेशन की तरफ से मेल आई है, इसके मुताबिक ये अंडर ग्रेजुएट का प्रोसेस है, जिसमें आप लोगों को मिड फाइनल वगैरह होने और मार्क्स से डिवीजन भी उन्होंने दी हुई है कि आप लोगों के मार्क्स से डिवीजन किस तरह से होने हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो मिड है वो अप्रैल 26 से 30 के वीक में होगा। 3 दिन के अंदर। 3-4 दिन जो भी यानी कि वीक है उसमें से एक, यानी कि एक वीक आगे या पीछे हो सकता है। ऑन कैंपस सर? इस चीज की अभी शायद इस नोटिफिकेशन। चीज़ की अभी नोटिफिकेशन नहीं है कि आप लोगों का ऑन कैंपस होगा या ऑनलाइन होगा, ये कम, लेकिन ये है कि आप लोगों का मिड होगा। सर ये आप अपने सिर्फ PC2 का बता रहे हैं ना कि 26 से 30 के दरमियान हो सकता है जी पेपर? ये मैं ये ओवरऑल है, क्योंकि एग्जामिनेशन की तरफ से हर फैकल्टी को ये टाइम टेबल दिया है। ये जो वीक है, इस वीक के अंदर आप लोगों के मिड होने हैं। इस वीक से एक वीक पहले भी हो सकता है और एक वीक बाद भी हो सकता है। लाइक 26 से स्टार्ट हो जाएंगे? जी 26 से पहले वाला जो वीक है उसमें भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों का क्लैश आता है कि वीक में 2 या 3 पेपर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को उसको टाइम एडजस्टमेंट करने के लिए एक वीक पहले और एक वीक बाद में इस कोई मिड को आप लोग दे सकते हैं। जी सर, अगर देखा जाए तो वो 15 लेक्चर के बाद होता है और 15th लेक्चर तकरीबन 20 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाते हैं, 20-22 अप्रैल तक। तो मे बी 25 से स्टार्ट हो जाए। जी अहमद मुजतबा, जी सर। लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था और आपने क्या सर सीखा था हमने उसमें? बॉयल्स लॉ किया था और सर चार्ल्स लॉ किया था। तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है, किसके बारे में हम बताते हैं? सर इसमें जो मैंने सीखा है वो ये सीखा था कि बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी एक शर्त है कि टेम्परेचर और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। और जो चार्ल्स लॉ ठीक है है। उसमें वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें एक चीज़ और भी सीखी थी कि केल्विन डिग्री से जब केल्विन में जाते हैं तो हमें 273 ऐड कर देना होता है उसमें। और एक सर इसमें यह था कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए सर ठीक है, चार्ल्स बिल्कुल लॉ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस इसके बाद अफरीनिश, यस सर। अफरीनिश इरफान जी, जी इसके सर। अलावा आपने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में? सर हम लोगों ने गैस लॉ का भी पढ़ा था
आइडल गैस मीन्स सर हम उससे पहले बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इसी में आ जाते हैं। तो सर गैस लॉ था कि मतलब जिसका बिहेवियर डिपेंड करता है सर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पे। और मतलब वो जो गैस लॉ है वो इनके ऊपर इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें हमने बॉयल्स लॉ का पढ़ा था और चार्ल्स लॉ का पढ़ा था। बॉयल्स लॉ में सर जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। इसके बाद नेक्स्ट फरिया शफीक। फरिया शफीक। बुशरा। बुशरा अशरफ। वजिया मकबूल। वजिया मकबूल। फकीर अहमद। ये याद रखें जो आंसर नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये आज के क्लास की पार्टिसिपेशन में इनका 0 मार्क्स होंगे। आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन के 5 मार्क्स हैं और इसमें से जो आंसर नहीं देंगे उनके 0 मार्क्स होंगे। एब्सोल्यूट 5 में से 0 मार्क्स होंगे। ये जो स्टूडेंट जस्ट अटेंडेंस लगवाने के लिए आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, उनके क्लास पार्टिसिपेशन में 0 मार्क्स जो है वो हासिल होंगे। सैयद गौस। यस सर। जी सैयद, इसके अलावा आपने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में? सर हमने ना चार्ल्स लॉ में मॉलिक्यूलर व्यू देखा था, गैस लॉ के बारे में पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा था? सर ग्राफ वगैरह में एब्सोल्यूट जीरो के बारे में ये सब कुछ पढ़ा था, डेरिवेशंस थी और डाइविंग वाली एक एग्जांपल थी कि आप पानी के नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है वो आप लोगों का एवोगैड्रोस लॉ, और इसके मुताबिक अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता है, और अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक, बशर्ते कि आप लोगों का प्रेशर एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जिस वक्त आप लोग परफॉर्म करते हो कि नंबर ऑफ मोल्स गैस के चेंज करते हो और उस कंडीशन में आप लोग चेक करते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और इसकी परफॉर्मेंस के दौरान आप लोगों ने टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जिस तरह आप लोगों ने वर्क एक्सपेंशन या वर्क कंप्रेशन में ये स्टडी किया था कि जिस वक्त आप लोगों को कोई भी रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो उसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज होगा। जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का इंक्रीज होते थे, रिएक्टेंट के कम थे, तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन वर्क हो रहा था, यानी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा था। और जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम थे और रिएक्टेंट के ज़्यादा थे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। अब ये अफेक्ट होता किस तरह है, क्योंकि जिस वक्त आप लोगों ने ये भी पढ़ा है जिस वक्त मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं
वो ज्यादा कोलिजन शो करेंगे, वॉल के साथ ज्यादा कोलिजन शो करेंगे। और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलिजन शो करेंगे, इसका मतलब है उनकी वजह से इंटरनल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कम करते हो, इसका मतलब है कि कम मॉलिक्यूल कम कोलिजन शो करेंगे। और जिस वक्त कम मॉलिक्यूल कोलिजन शो करेंगे, इसका मतलब है कि कम ही प्रेशर, इंटरनल प्रेशर कम जनरेट होगा। और जिस वक्त कम प्रेशर जनरेट होगा, इसका मतलब है कि आप लोगों का वॉल्यूम जो है वो पहले के निस्बत कम होगा। जी खंसा। सर अभी आपने कहा है कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, हालांकि वॉल्यूम तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर वो के। जो हमने पढ़ा था बॉयज लॉ के मुताबिक, वो हमने एक्सटर्नल प्रेशर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरनल प्रेशर की बात कर रहे हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अपोजिट प्रेशर। ओके ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो सिस्टम के इंटर वाला होगा। यानी कि जो जिस तरह आप लोगों ने बैलून की एग्जांपल ली थी, तो बैलून के अंदर प्रेशर जो है जिस वक्त इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम जो है वो भी चेंज होता है। ये आप लोगों ने साथ में एग्जांपल में स्टडी किया था, जिसके मुताबिक आप लोगों ने ये चेक किया था कि अगर आप लोग टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में इसका साइज जो है कम या ज़्यादा होता है। ये वाली एग्जांपल जो है, इसमें आप लोगों ने ये देखा था कि आप लोगों के पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा फोर्स के साथ बॉल के साथ कोलिजन शो करेंगे। और जिस वक्त वो ज़्यादा फोर्स के साथ बॉल के साथ कोलिजन शो करेंगे, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे, यानी कि इंटरनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा और उसी की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आप लोगों के एक्सटर्नल प्रेशर का इंटरनल प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं वॉल्यूम को, उस कंडीशन में हम इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं। और जिस वक्त हम बॉयज लॉ को अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हम एक्सटर्नल प्रेशर को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। और दोनों की डायरेक्शन, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर की डायरेक्शन अपोजिट है। एक कम होगा तो दूसरा जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होती हैं तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है। और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। इसका मतलब है कि हम वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के लिख सकते हैं। और जिस वक्त हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में एक इक्वेशन बनती है V इज इक्वल टू K इनटू N। K यहाँ पर कांस्टेंट है, जिस तरह हमने बॉयज, यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट है, जिस तरह हमने बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ में स्टडी किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम खत्म करते हैं तो उसके साथ हम कांस्टेंट यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम कांस्टेंट यूज करेंगे। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है V डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू K। यानी कि वॉल्यूम को अगर हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होती है। और अगर हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल होगा
V2 डिवाइडेड बाय N2 और वो इक्वल होगा V3 डिवाइडेड बाय N3। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उनकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हासिल होंगी। और इसमें आप लोगों के पास गैस आप लोग सेम भी यूज कर सकते हो और डिफरेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम होने चाहिए। अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, और अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो उस कंडीशन में उनके वॉल्यूम की वैल्यू सेम हासिल होगी, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। जिस वक्त आप लोगों के पास ग्राफ दिया हुआ था और उसमें आप लोगों के पास ये जो ग्राफ है इसमें आप लोगों के पास जो है प्रेशर की वैल्यू जो है वो भी सेम है, यानी ये 1500 टार है। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डिफरेंट है, और इस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू डिफरेंट हासिल होती है। एक के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर एक के लिए आप लोगों के पास ये वॉल्यूम हासिल होता है उसी टेम्परेचर पर, तो दूसरे के लिए आप लोगों के पास उसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो हासिल होता है वो 0.1 के राउंड अबाउट होता है। इसका मतलब है अगर आप लोगों के पास गैस डिफरेंट हो लेकिन उनका नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का पास सेम ही रिजल्ट हासिल होगा, और अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट रिजल्ट हासिल होगा। वॉल्यूम की वैल्यू दोनों गैसेस के लिए डिफरेंट होगी अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू सेम हासिल होगी। जिस तरह हम वर्क एक्सपेंशन या नो वर्क की एग्जांपल लेते हैं कि जिस वक्त आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम हासिल होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। उस कंडीशन में रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, लेकिन उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इसी वजह से उनका वॉल्यूम भी सेम ही होगा, और उसी वजह से आप लोगों के पास डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो 0 हासिल होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वर्क नहीं हुआ है। ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें आप लोगों के पास V1 की वैल्यू गिवन है, इसके साथ आप लोगों के पास V2 की वैल्यू गिवन है और N1 की वैल्यू गिवन है, और आप लोगों ने जो इक्वेशन एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक पढ़ी है वो है V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। इसका मतलब है कि आप लोगों ने N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप लोगों के पास बाकी 3 स्पीशी की वैल्यू गिवन। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को अप्लाई करना है जिसके मुताबिक V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2 वैल्यू है। अब यहाँ पर V1 की जगह पर आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 4.65 लीटर, V2 की जगह पर आप लोगों के पास वॉल्यूम हासिल होता है 6.48 लीटर, और N2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, और N1 की वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होती है 0.225 मोल। और जिस वक्त आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, वैल्यू को पुट करने के बाद सॉल्व करते हो, तो हमारे पास 0.314 मोल हासिल होते हैं। इसका मतलब है N2 के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो है वो 0.314 मोल है। ठीक है, यस सर। इसके बाद
नेक्स्ट है कि आप लोग आइडियल गैस लॉ को कंबाइन किस तरह करते हो, कि जो आप लोगों ने अभी 3 लॉज स्टडी किए हैं, हम उनको कंबाइन करके अप्लाई करना चाहते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान तीनों लॉ को कंबाइन करना है और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि गैस का बिहेवियर किस तरह का है। क्योंकि जो आप लोगों ने लॉ स्टडी किए हैं उसके मुताबिक वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है प्रेशर के, वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। इसके बाद सेकंड लॉ आप लोगों ने स्टडी किया है चार्ल्स लॉ, जिसके मुताबिक वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके साथ आप लोगों ने अभी थर्ड लॉ स्टडी किया है जिसके मुताबिक वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होती है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होती है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT डिवाइडेड बाय P। और जिस वक्त हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होती है, और इस इक्वेशन में हम उस कांस्टेंट को R से शो करते हैं, यानी कि R जो है वो गैस कांस्टेंट है और आप लोगों के पास बाकी वैल्यू एज इट इज हासिल होती है, यानी कि RNT डिवाइडेड बाय P। और अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो ये P इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस इक्वेशन से ये इक्वेशन हासिल होती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कांस्टेंट को एक साइड पर रखें और बाकी वैल्यू को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, यानी कि R ये जो NT है इसको इधर लेकर आते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन हासिल होती है, जिसके मुताबिक PV डिवाइडेड बाय NT इज इक्वल टू R। अब यहाँ पर R जो है इसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू डिपेंड करता है कि आप लोग प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का कौन सा यूनिट यूज करते हैं। आमतौर पर जो हम यूनिट यूज करते हैं वो प्रेशर के लिए ATM यूज करते हैं, वॉल्यूम के लिए लीटर यूज करते हैं, N के लिए नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं और टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं। अगर हम इनकी वैल्यू इन यूनिट के मुताबिक पुट करते हैं तो हमारे पास R की वैल्यू जो है वो 0.08206 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन हासिल होती है। अगर हम इनका यूनिट को डिफरेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास इस R की वैल्यू भी डिफरेंट हासिल होती है। अब ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन हमें क्या इंडिकेट कर रही है? ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर है जिस वक्त हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि ये प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इसके साथ जिस वक्त हम वॉल्यूम और प्रेशर को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में ये प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, और उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, इसके साथ अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के साथ तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है उसका नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब ये होगा अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी,
और अगर एक स्पीशी की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि दूसरी स्पीशी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली रिलेशन है। अगर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। इसके साथ वॉल्यूम जो है उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। ये जो अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं वो आइडियल गैस के बिहेवियर के लिए है, क्योंकि रियल गैसेस का बिहेवियर इस आइडियल गैस के बिहेवियर से डिफरेंट होता है। और इसके बारे में डिफरेंस क्यों होता है इसके बारे में मजीद हमने इस चैप्टर के लास्ट में स्टडी करना है, जिसमें हमने ये देखना है कि आइडियल गैस का बिहेवियर किस तरह का होता है और रियल गैस का बिहेवियर किस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। इसके बाद है न्यूमेरिकल। तो आप लोगों के पास जिस तरह अभी लास्ट में आप लोगों ने इक्वेशन देखी है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन हो और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो तो आप लोग प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। या अगर आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन हो, वॉल्यूम की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन हो, टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप लोग वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास इन चार वैल्यू में से कोई एक वैल्यू अननोन हो और बाकी की तीन वैल्यू गिवन हो तो आप लोग फोर्थ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास R की वैल्यू कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 0.08206 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। और इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों ने R की वैल्यू ये पुट कर दी है, आप लोगों ने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों का प्रेशर जो है वो ATM में होना चाहिए, वॉल्यूम जो है वो लीटर में होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स मोल में होने चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और यूनिट में प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले आप लोगों ने उन वैल्यू को ATM में, लीटर में, मोल में और केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को यूज करना है और यूज करने के साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू गिवन है, आप लोगों के पास वॉल्यूम गिवन है जिसकी वैल्यू 3.24 लीटर है। सेकंड, आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू 24.3 PSI है। इसके साथ आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है जो 25 डिग्री सेल्सियस है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने ये चेक करना है कि वॉल्यूम का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट जो गिवन एक्सपेरिमेंट में है वो क्या है। आप लोगों के पास न्यूमेरिकल के अंदर वॉल्यूम की वैल्यू जो गिवन है वो लीटर में है और आप लोगों को लीटर में ही चाहिए। इसका मतलब है इस वैल्यू को आप लोगों ने एज इट इज पुट करना है न्यूमेरिकल के अंदर। इसके बाद हम चेक करते हैं प्रेशर की वैल्यू, और प्रेशर की वैल्यू जो है
वो PSI में गिवन है और एटीएम हमें जो चाहिए वो ATM में चाहिए। इसका मतलब है हमें सबसे पहला काम ये करना है कि प्रेशर की वैल्यू को PSI से कन्वर्ट करके ATM में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके साथ टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, लेकिन हमें जो चाहिए वो टेम्परेचर के वैल्यू केल्विन में चाहिए। इसलिए हमने जो सबसे पहला काम करना है ATM वैल्यू को PSI वैल्यू को ATM में कन्वर्ट करना है और डिग्री सेल्सियस वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन को अप्लाई करना है। इस वक्त हम ATM में कन्वर्ट करते हैं, 1 ATM जो है वो 14.7 PSI के इक्वल होता है, और टेम्परेचर को जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो 1 केल्विन जो है, केल्विन की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में अगर हम 273 वैल्यू ऐड करते हैं तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। और इक्वेशन जो आप लोगों के पास हासिल होती है वो है N = PV डिवाइडेड बाय RT। सबसे पहला काम आप लोगों ने यूनिट कन्वर्जन करना है, और करने के बाद आप लोगों ने जस्ट वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। जिस वक्त हम प्रेशर को PSI से ATM में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में PSI की वैल्यू को 14.7 से डिवाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू ATM में कन्वर्ट होगी। और जिस वक्त हम 24.3 को PSI को कन्वर्ट करते हैं ATM में, तो ATM में हमारे पास इसकी वैल्यू 1.6531 ATM हासिल होती है। इसी तरह अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें 25 में 273 वैल्यू ऐड करनी है, और जिस वक्त हम इस वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है वो 298 केल्विन हासिल हो। अब हमारा काम इनिशियल हो गया है, जिसके मुताबिक हमने जो बेसिक यूनिट है उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो प्रेशर की वैल्यू आप लोगों के पास जो प्रेशर की वैल्यू ये हासिल हुई है, इस वैल्यू को आप लोगों ने इस P की जगह पर पुट कर देना है। वॉल्यूम की वैल्यू आप लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है, इसको आप लोगों ने V की जगह पर पुट कर देना है। टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों ने केल्विन में ये कैलकुलेट की है, और इस वैल्यू को आप लोगों ने इस इक्वेशन में T की जगह पर पुट कर देना। और R की वैल्यू आप लोगों को नाउन है, उसकी वैल्यू जो है वो 0.08206 है। इसकी वैल्यू आप लोगों ने इस R की जगह पर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जस्ट आप लोगों ने कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये याद रखना जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये हर स्टेप को सॉल्व करना है। इस तरह कभी नहीं करना कि डायरेक्ट वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करना शुरू कर दो और ये वाला स्टेप और ये वाला जो स्टेप है इसको सॉल्व ना करो। ठीक है, आप लोगों के हर स्टेप के मार्क्स होंगे, और जो भी आप लोगों जो स्टेप है उसको मिस करोगे तो उस कंडीशन में उसके नंबर आप लोगों के कट जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करना है, तो उस कंडीशन में हर स्टेप को पेपर के ऊपर सॉल्व करना मस्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पेपर से ही चेक करना है। मैंने आप लोगों से ओरल नहीं पूछना कि आप लोगों को ये आंसर कहाँ पर सॉल्व किया है या किस तरह आंसर आया है, क्योंकि मैंने तो वो चेक करना है जो आप लोगों ने लिखा होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल का हर स्टेप
पेपर पर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के मार्क्स होंगे। हर स्टेप के सॉल्व करने के स्टेप वाइज ही मार्क्स होंगे, और जिस स्टेप को आप लोग मिस करोगे इसका मतलब है कि उसके मार्क्स भी आप लोगों के मिस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग जस्ट इसकी वैल्यू को पुट करते हो। पुट करने के बाद आप लोग इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हो। तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर हासिल होता है वो 0.0219 मोल हासिल होता है। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझसे आंसर चैट बॉक्स में करना है। और वो न्यूमेरिकल ये है, आप लोगों के पास इनिशियल सिस्टम ये गिवन है, जिसमें आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने इस सिस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या इसका वॉल्यूम क्या हासिल हुआ। उसके बाद वो कहता है कि आप लोगों के पास दो कंडीशन है, तो जिसमें आप लोगों के पास टेम्परेचर को चेंज करते हो या नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हो या प्रेशर को चेंज करते हो। और पहली कंडीशन में आप लोगों के पास टेम्परेचर की ये वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स की ये वैल्यू है और प्रेशर की ये वैल्यू है। और इस कंडीशन में आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसी तरह आप लोगों के पास जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी आप लोगों ने वैल्यू को चेंज करना है। और जिस वक्त आप लोग वैल्यू को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर की ये वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स की ये गिवन वैल्यू है और प्रेशर की ये वैल्यू है। और इसमें भी आप लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जिस वक्त आप लोगों के पास तीनों वॉल्यूम हासिल हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने इसके वॉल्यूम को कंपेयर करना है इस वॉल्यूम के साथ। इसी तरह बी का जो वॉल्यूम हासिल होगा उसको भी इसके वॉल्यूम से कंपेयर करना है। जिस वक्त वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये वाला जो सिस्टम है इस दौरान जिस वक्त आप लोग इस पैरामीटर को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। अब ये हर स्टूडेंट ने सॉल्व करके, ये न्यूमेरिकल हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल सॉल्व करके मुझे ये बताना है कि इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ए कंडीशन जिस वक्त है उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या हासिल हुई है। इसी तरह जिस वक्त आप लोगों के पास वॉल्यूम बी कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की क्या वैल्यू हासिल होती है। ये हर स्टूडेंट ने न्यूमेरिकल को सॉल्व करके चैट बॉक्स में जो आप लोगों का आंसर हासिल होता है उसको मुझसे शेयर करना है। और जल्दी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और इसका आंसर जो है वो मुझसे शेयर करें। क्योंकि आप लोगों के पास न्यूमेरिकल जो इक्वेशन है सभी में सेम है। इक्वेशन जो आप लोगों के पास बनती है वो b इज इक्वल टू n और p डिवाइडेड बाय p है। अब r की वैल्यू आप लोगों के पास नाउन है कि r की वैल्यू जो होती है वो 0.8206 ये आप लोगों के पास r की वैल्यू है।
नंबर की वैल्यू आप लोगों के पास n की वैल्यू जो है वो इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है। टेम्परेचर की वैल्यू इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है। प्रेशर की वैल्यू इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है। आप लोगों ने तीनों इनिशियल स्टेज ए और बी में वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर हमने ये वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है तीनों के वॉल्यूम अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करने। सर आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू ये मैंने ऊपर लिख दी है 0.08206। ये सबके लिए सेम है? सबके लिए आर की वैल्यू सेम ही है। ये सर फर्स्ट की है 2.8721 और सेकंड की सर अभी कर रही हूँ। सर सेकंड की है 4.30815 एंड थर्ड की भी सेम है फर्स्ट वाले की तरह 2.8721 मीटर। यस सर। इसका मतलब है कि लाइबा आपका आंसर थर्ड वाला ठीक नहीं है। लाइबा यस एक बार सर, यस सर। अपनी मिस्टेक चेक कर लें कहाँ से मिस्टेक हुई है। अब इस कंडीशन में आप लोग क्या कहते हो कि इनिशियल वॉल्यूम से ए में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। इसी तरह इनिशियल के लिहाज से बी में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या उसमें भी वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं है। मोहम्मद अहमद का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके साथ फंसा का आंसर जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ जिसमें आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा हासिल हुई है इनिशियल वैल्यू से, इसका मतलब है कि उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। और जिसमें आप लोगों के पास इनिशियल वैल्यू से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम की वैल्यू कम आई है, तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और जिस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू इनिशियल वैल्यू के इक्वल हासिल होगी, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में वॉल्यूम के कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अहमद मुश्तबा का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। अफरीनिश आप बहुत पीछे हैं, अभी आपने एक का ही वॉल्यूम निकाला है। राबिया आप भी बहुत पीछे हैं, आपने भी सिर्फ एक का ही वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। जैसे सर मैंने कर दी है। बिलाल ताज आप भी बहुत पीछे हैं। मुबशरा यासीन इसका आंसर, मुबशरा यासीन अपने आंसर फर्स्ट आंसर को चेक करो, आपने फर्स्ट आंसर जो है वो सही नहीं लिखा है। मुबशरा आपका आंसर फर्स्ट आंसर जो है वो सही नहीं है। सर वो 28 लिख लिया, वो 2.8। हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि आपने गलत लिखा हुआ है। यस सर, वो पहले कर लिया। सर इनिशियल का तो यही है ना, मतलब 2.8721 और सर ए का है 4.30815। सर मेरा सही है या नहीं? ये किसका है, ए का है या बी का? सर ये मेरा ए का जो वॉल्यूम आप लोगों के पास हासिल होता है वो 4.308। यस सर 185। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है।
इसके बाद थर्ड का चेक करना है, थर्ड का वॉल्यूम क्या आता है। ये सर जो बी है वो इनिशियल के इक्वल आ रहा है 2.8721। अब आप लोगों ने ये चेक कर लिया है कि इनिशियल वॉल्यूम के बी जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जितना वॉल्यूम इनिशियल का है उतना ही वॉल्यूम बी का है। इसका मतलब है यस सर। इनिशियल वॉल्यूम और बी में कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त हम इनिशियल वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं ए के साथ, तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू, ए में वॉल्यूम जो है वो आप लोगों के पास ज़्यादा हासिल होता है एज कम्पेयर टू इनिशियल। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम इनिशियल को ए के साथ कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में ए के केस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू इनिशियल के, और बी के केस में वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं होता है। और इस कंडीशन में दोनों में ये भी देख लें कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को भी चेंज कर रहे हो, कि आप लोगों के पास बी में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो है वो 0.070 है, और इनिशियल में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो है वो 0.140 मोल। इसी तरह आप लोगों के पास इनिशियल में प्रेशर जो है वो 1 atm है, लेकिन बी में प्रेशर की वैल्यू जो है वो 0.50 atm है। इसका मतलब है कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स या प्रेशर या किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम वगैरह, प्रेशर वगैरह, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह हम इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम में या जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें या प्रेशर में क्या चेंज हासिल होता है। जिस वक्त हमारे पास बाकी 3 स्पीशीज जो हैं उनकी वैल्यू चेंज होती हैं, और फोर्थ वैल्यू आप लोगों के पास इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो हम कंपेयर करके इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बारे में हम बता सकते हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर कंपैरिजन को बता दें, कंपैरिजन क्या मतलब बताया, थोड़ा सा बता दें। मैंने कहा है कि यहाँ पर आप लोगों के पास इसका वॉल्यूम जो है, इनिशियल का वॉल्यूम जो हासिल हुआ है वो 2.8 है। यस सर। 2.80 समथिंग है, ठीक है। 07। और ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास बी का जो आंसर हासिल हुआ है उसमें भी आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू 2.80 हासिल हुई है। और जिस वक्त हम ए का वॉल्यूम चेक करते हैं तो ए की वैल्यू आप लोगों के पास 4 पॉइंट समथिंग है, 4.3 है। 3। अब ये चेक करो कि वॉल्यूम की वैल्यू किस में ज्यादा है और किस में सर वॉल्यूम। ए में इसका मतलब है कि वॉल्यूम में ए में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। और जिस वक्त हम इनिशियल के वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं बी के साथ तो दोनों का वॉल्यूम सेम हासिल हुआ। इसका मतलब है इनिशियल का जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम आप लोगों के पास बी स्ट्रक्चर में होगा, और ए के केस में वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। अगर आप लोग इसको कलर्ड में शो करते हो तो उस कंडीशन में ऑलमोस्ट आप लोगों के पास इसमें यहाँ तक वैल्यू इसकी आ जाती है, फिलिंग जो है, यानी कि बाकी ये सारा रीजन जो है आप लोगों के पास ये वॉल्यूम होगा। और जिस वक्त हम बी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जितना वॉल्यूम आप लोगों के पास इनिशियल में था उतना ही वॉल्यूम आप लोगों के पास बी के केस में हासिल होगा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वाला जस्ट रीजन है। अब ये वाला रीजन ज्यादा है
और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों गैस का सेम है। और इस तरह हम कंपेयर करके जो रिजल्ट है उसको बता सकते हैं कि आप लोगों का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये चीज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो चेक करना है। इसमें आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन है और प्रेशर की वैल्यू गिवन है। ये वही है पहले वाला, ठीक है। ये सॉल्व करके उसका यानी बताया हुआ है कि आप लोगों के पास ए के रीजन कितना बनता है और बी का रीजन कितना हासिल होता है। कि आप लोगों के पास ए का जो रीजन था उसका ज्यादा वॉल्यूम है और आप लोगों के पास इनिशियल का रीजन और बी का रीजन जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हासिल है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें आप लोगों के पास वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। आप लोगों से ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को जो अभी आप लोगों ने स्टडी की है इसको आप लोगों ने अप्लाई करना है और उस कंडीशन में आप लोगों ने इसमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हर स्टूडेंट ने अपना आंसर कैलकुलेट करके मुझसे मैसेज के जरिए शेयर करना है। ये सेकंड न्यूमेरिकल आप लोगों को शो किया हुआ है गैस लॉ कैलकुलेशन के मुताबिक। इसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू 3.8 लीटर है। प्रेशर की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू 1.0 atm है। इसके साथ आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस है। आप लोगों ने जस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है और उसके बाद आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, ये आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है और इसके साथ ये आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। तो इसमें भी आप लोगों ने सबसे पहला काम वही करना है, चेक करना है कि जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनका यूनिट वही है जो आप लोगों को चाहिए या उससे डिफरेंट है। अगर उनका डिफरेंट है तो उसका मतलब है कि उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट आंसर हासिल होगा। आप लोगों ने उसको पहले उस यूनिट के मुताबिक कन्वर्ट करना है और उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। खंसा देखते हैं बाकियों का क्या आंसर आता है उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ। लाइबा का और खंसा का आंसर बिल्कुल सेम है। इसके साथ निदा का भी आंसर बिल्कुल सेम है। इसके अलावा और किसी ने सॉल्व नहीं किया? मोहम्मद अहमद का भी आंसर बिल्कुल सेम है। अहमद मुजतबा का भी आंसर ठीक है। अरसलान अली का भी ठीक है, राबिया का भी ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ। जी सर सॉरी, मेरा नेट थोड़ा सा मसला कर रहा था। जो टेम्परेचर केल्विन में नहीं करना, केल्विन में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों ने इसको यूज ठीक हो करना गया। है। और फ्रीनिश कहीं से मिस्टेक तो नहीं की है?
चलो आप लोगों के पास इक्वेशन जो बनती है वो हासिल होती है n इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाय आर टी। वॉल्यूम की वैल्यू आप लोगों को लीटर में चाहिए, लीटर में ही गिवन है। प्रेशर की वैल्यू आप लोगों को एटीएम में चाहिए और एटीएम में ही गिवन है। टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों को केल्विन में चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास डिग्री सेल्सियस में गिवन है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और जिस वक्त आप लोग डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हो केल्विन में, तो उस कंडीशन में आप लोग वैल्यू में ऐड करते हो 273 वैल्यू, और उस वैल्यू को ऐड करने के बाद आप लोगों ने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद जिस वक्त आप लोग सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके आप लोगों के पास 0.15 मोल हासिल होते हैं। यस सर, मेरा भी यही है। ये सभी का बिल्कुल सेम आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें आप लोगों के पास प्रेशर की टाइम वैल्यू। हो गया है टाइम हो गया है जी। चलें, इसके बाद बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का क्विज होगा, और क्विज का सिलेबस जो है जितना आप लोगों का 9th चैप्टर बाकी हाफ बच गया था जो पहले क्विज में शामिल नहीं था, वो बाकी हाफ सिलेबस आप लोगों का सेकंड क्विज का सिलेबस होगा। इसमें से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट थे अटेंडेंस के वक्त, अगर आप वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। इसमें जो नाम आता है सबसे पहले अली हसन, और फिनिश म्यूट करें माइक को। सॉरी सर। अली हसन है, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, हाफिज मोहम्मद हुजैफा आज ही क्लास में एब्सेंट है। हमजा अयूब, हमजा अयूब भी आज की क्लास में एब्सेंट है। किंजा खालिद, किंजा खालिद भी आज की क्लास में एब्सेंट है। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा भी आज की क्लास में एब्सेंट है। मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सुहेल भी आज की क्लास में एब्सेंट है। तौसीक हैदर, तौसीक हैदर भी आज की क्लास में एब्सेंट है। ये अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। सर वो टॉपिक्स बता दें। आप लोगों का इंथाल्पी से ऑनवर्ड कंप्लीट चैप्टर 9th का सिलेबस होगा सेकंड क्विज का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।